हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज्यादा डिटेल में एक टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। रिसेंट वीडियो के अंदर हमने प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल में समझा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड के कॉन्सेप्ट को, राइट। और डेफिशिएंट डिमांड का मतलब सबसे पहले समझेंगे कि क्या होता है, और डेफिशिएंट डिमांड से रिलेटेड जो वीडियो है वो ऑलरेडी आप लोगों के लिए आउट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को एक बार देख लो, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि डेफिशिएंट डिमांड का बेसिक मतलब होता क्या है। तभी आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि एक्सेस डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली क्या कहता है। अगर मैं एक्सेस डिमांड की बात करता हूं तो एक्सेस डिमांड का बेसिक मतलब क्या है, राइट। एक्सेस डिमांड कब होती है एक इकोनॉमी के अंदर, बात करते हैं। तो हमारा जो एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट है वो जनरली क्या कहता है कि सर एक्सेस डिमांड का मतलब होता है, क्या होता है, कहता है एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड, राइट। यानी कि अगर मैं सिंपल सी सेंस में आप लोगों को समझाऊं तो नाम से पता चलता है बेटा एक्सेस डिमांड, राइट। तो एक्सेस डिमांड कब होगी, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा होने वाली है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। यानी कि यहां पर सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो कहीं ना कहीं क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो देखो यहां पर क्या कहता है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड कहता है, तो एक्सेस डिमांड बेसिकली मींस एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी कि एग्रीगेट डिमांड का ज्यादा होना क्या कहलाता है, आपका एक्सेस डिमांड कहलाता है। और आपकी जो डिमांड है वो कब बोली जाती है कि आपकी जो डिमांड है वो एक्सेस है, तो बोला जाता है डिमांड इज सेड टू बी एक्सेस व्हेन मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू काइंस। AD is excess when it is more than aggregate supply corresponding to the full employment in the economy। यानी कि अगर मैं एक इकोनॉमी की बात करता हूं और एक इकोनॉमी के अंदर क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है, राइट। किसका कॉन्सेप्ट है, फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है। और वहां पर क्या होता है, आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी एग्रीगेट सप्लाई से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। यानी कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं, या फिर प्लान कर रहे हैं क्या करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। लेकिन उसके पर्सपेक्टिव से आपकी जो सप्लाई है वो एक इकोनॉमी में बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो सिनेरियो रहता है हमारा किसका, एग्रीगेट डिमांड का। क्लियर है तेरी बात, जी सर। तो एक्सेस डिमांड का मतलब क्या हुआ, एक्सेस किसका, एग्रीगेट डिमांड का। और सिंपल सेंस में अगर मैं आपको बताऊं तो डिमांड को एक्सेस तब बोला जाएगा, कब बोला जाता है, when more than what is required for the fuller utilization of the resources, right। यानी कि जितना कि फुलर यूटिलाइजेशन हमारे पास है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो सके, राइट, उससे ज्यादा क्या हो रही है, डिमांड हो रही है, तो वो कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा एग्रीगेट डिमांड का। और काइंस ने क्या बोला था कि एग्रीगेट डिमांड इज एक्सेस when it is more than aggregate supply, यानी कि जब आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाए और आपके जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। यानी कि रिसोर्सेज पूरी तरह से क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पूरी तरह से देखा जा रहा है, लेकिन आपकी डिमांड फिर भी क्या रहने वाली है, यहां पर ज्यादा रहने वाली है। और जब ऐसी चीज एक इकोनॉमी के अंदर होती है तो वहां पर कॉन्सेप्ट निकल कर आता है किसका, एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट। किसका निकल कर आता है, एक्सेस डिमांड का। और सिंपल से सेंस में अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो एक्सेस डिमांड क्या है, तो बोला जाता है कि एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन व्हेन योर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। जब आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, कॉरस्पॉन्डिंग टू अ फुलर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। कब कब ऐसा हो रहा है कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, जब आपकी इकोनॉमी के अंदर क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट रहने वाली है। क्या होने वाली है, फुल एम्प्लॉयमेंट रहने वाली है। यानी कि सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो पूरी तरह से क्या हो रहे हैं, यूटिलाइज होने वाले हैं एक इकोनॉमी के अंदर। और तब अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा आ जाती है तो वहां पर कॉन्सेप्ट निकल कर आता है किसका, एग्रीगेट या फिर एक्सेस डिमांड का। किसका कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, एक्सेस डिमांड का। तो क्या कहता है, यहां पर बोला जाता है कि एग्रीगेट डिमांड क्रॉसेस इट्स फुलर एम्प्लॉयमेंट लेवल, राइट। जब आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्रॉस कर देती है किसको, आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को क्या कर दे, क्रॉस कर दे, तो वहां पर कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा किसका, एग्रीगेट डिमांड का। क्लियर है इतनी बात, राइट। अब जो हमारा एक्सेस डिमांड है इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, किससे, डायग्रामेटिकली, राइट। इसको एक ग्राफ के साथ हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सेस डिमांड हम किस तरह से दिखा सकते हैं। अगर आपने डेफिशिएंट डिमांड का कॉन्सेप्ट देखा होगा और डेफिशिएंट डिमांड के अंदर आप लोगों ने ग्राफ्स को देखा होगा तो वैसा ही सिमिलर ग्राफ यहां पर बनता है, लेकिन यहां पर सिनेरियो जो है उस ग्राफ के क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है,
अपोजिट हो जाता है। यानी कि यहां पर हम बात कर रहे थे किसकी, एडीपी की, और यहां पर हम बात करते थे एडीएफ की। यानी कि ये जो पॉइंट रहने वाला है, एडीएफ वाला जो पॉइंट रहने वाला है, ये एडीएफ का पॉइंट जो है ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा फुल एम्प्लॉयमेंट की बात। किसकी बात करता है, ये बात करता है फुल एम्प्लॉयमेंट की बात, राइट। और यहां पर किसकी बात होती है, यहां पर बात होती है प्लैंड आउटपुट की या फिर प्लैंड एग्रीगेट डिमांड की बात होती है, राइट। तो यहां पर जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये एक पॉइंट ई है और एक पॉइंट एफ है। ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है आपका, ये आपका डिफरेंस है एक्सेस डिमांड का। किसका डिफरेंस है ये एक्सेस डिमांड का क्या है, डिफरेंस है यहां पर, राइट। और जब अगर मैं एक्सेस डिमांड के कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप लोगों को पता है कि सर यहां पर जो डिमांड है वो कुछ ना कुछ डिमांड जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रहने वाली है। और वो डिमांड जनरली क्यों होती है, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट आता है आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन का। किसका कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन का। और ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या है कि अगर एक पर्सन जो है वो इनकम नहीं कमा रहा है, फिर भी उसके द्वारा कुछ ना कुछ इनकम, कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कंज्यूम की जाएगी। और उसके कंजम्पशन के पीछे का रीजन क्या है, उसके कंजम्पशन के पीछे का रीजन है कहीं ना कहीं सर्वाइवल। यानी कि सर्वाइवल करने के लिए वो क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को फिर भी एक इकोनॉमी के अंदर क्या करेगा, वो कंज्यूम करेगा। और इसको करने के लिए उसके पास दो तरीके हैं, या तो वो अपनी पास्ट सेविंग्स को यूज करने वाला है, नहीं तो वो क्या करने वाला है, बोरोइंग करने वाला है, किसी से पैसे को उधार लेकर आने वाला है। क्लियर है इतनी बात, जी सर इतनी बातें क्लियर है, राइट। और आप लोगों को पता है कि जो आपकी इनकम है और जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है, राइट, जो आपकी इनकम है और आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो दोनों एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। और ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कहां पर पढ़ा था, जब हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट जाना था, तो वहां पर हम लोगों ने इसको बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर समझा है। और आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाकर उस वीडियो को एक बार देख लो, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए किसका कॉन्सेप्ट जनरली क्या कहता है। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पर हम लोगों को पता है कि यहां पर जो आपकी इनकम है और एग्रीगेट सप्लाई है उसके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, आपका जो एंगल रहता है वो 45 डिग्री का रहता है। और ये 45 डिग्री का एंगल बेसिकली क्या बताता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है एक इकोनॉमी के अंदर। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ने वाली है, तो इनकम के राइज के साथ, राइट, एक जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो इनकम के राइज के साथ एक पर्सन जो है वो ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करेगा। और जब एक पर्सन ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करेगा तो उसकी जो उसको फुलफिल करने के लिए जो एग्रीगेट सप्लाई है उसको भी क्या करना पड़ेगा, एक इकोनॉमी के अंदर बढ़ाना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट यहां पर बोलता है। क्लियर है इतनी बात, जी सर। अब ये जो पॉइंट है, अब आप लोगों को ये भी पता है कि ये जो आपका पॉइंट है, ये आपका मान लो ये वाई एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और ये वाई एक्सिस के ऊपर का जो ये आपका पॉइंट है, ये जो ऊपर का पॉइंट है, ये जनरली क्या दिखाता है, ये दिखाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन को। किसे दिखाता है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन को दिखाता है, राइट। कि यहां पर क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है एक इकोनॉमी के अंदर। कैसी कंजम्पशन है मेरे प्यारे बच्चों, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। क्लियर है इतनी बात, जी सर क्लियर है इतनी बात। अब और ये जो इसके ऊपर का जो पॉइंट है, राइट, ये जो ऊपर की जो एक लाइन है ये क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है प्लैंड एग्रीगेट डिमांड को। किसको दिखाने वाली है, प्लैंड एग्रीगेट डिमांड को दिखाने वाली है। यानी कि यहां पर सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, यूटिलाइज हो चुके हैं। लेकिन जो कंज्यूमर है वो जो प्लान कर रहा है डिमांड, वो कितनी है, वो ये पर्टिकुलर पॉइंट है। और ये जो यहां पर ये जो फिर ये गैप आएगा, इस गैप को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है आपका एक्सेस डिमांड। क्या बोला जाता है इसे, आपका इसको बोला जाता है क्या, एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट यहां पर इसे बोला जाता है। तो अब इसको एक बार आके जल्दी से समझ लेते हैं क्या कहता है। एडीएफ बेसिकली क्या कहता है यहां पर कि एडीएफ बेसिकली शोज द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एडी फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, राइट। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट की बात अगर की जाएगी तो ये जो पॉइंट एडीएफ है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या दिखाने वाला है, ये दिखाने वाला है क्या, लेवल ऑफ एडी फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो यानी कि एडीएफ जो बेसिकली बताएगा, यानी कि ये कुछ ऐसा है, एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट, बेसिकली शो करता है क्या, रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एडी फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, राइट। आगे क्या कहता है, एडी लाइन शोज प्लैंड एग्रीगेट, यानी कि एडीपी है, लाइन शोज प्लैंड एग्रीगेट डिमांड विच इज हायर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड। यानी कि जब आपके पास एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट आएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास, एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है जब वो रहने वाला है, तो एक्सेस डिमांड के कॉन्सेप्ट के अंदर
राइट, जो आपकी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है, क्या होगी आपकी, जो आपकी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड होगी ये क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है किससे, आपकी फुल एग्रीगेट डिमांड से। क्लियर है इतनी बात जी सर। और जब आपकी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा होगी, राइट, किससे, आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो एग्रीगेट डिमांड है उससे ज्यादा होने वाली है, तो वहां पर क्या होने वाला है, वहां पर एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है वो आने वाला है। क्लियर है इतनी बात। तो क्या कहता है, कहता था वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन द एडीपी यानी कि एग्रीगेट डिमांड, राइट, कब, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड की अगर बात की जाए तो कहता है जो वर्टिकल डिफरेंस है किसके बीच में, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड के बीच में और फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड के बीच में, वो क्या है, वो ये पॉइंट है, ये वो क्या है, वो ये पॉइंट है। और इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया हम लोगों ने, ई एफ बोल दिया। क्या पॉइंट है ये, ई एफ है, राइट, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक ही पॉइंट यहाँ पर है। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये जो पॉइंट है, राइट, ये जो पॉइंट है ये दिखाने वाला है क्या, एक्सेस डिमांड को। किसको दिखाने वाला है, एक्सेस डिमांड को। और वहीं पर याद करो जब हमने डेफिशिएंट डिमांड का कॉन्सेप्ट समझा था, तो डेफिशिएंट डिमांड के अंदर क्या था, जो हमारा यहां पर जो ये पॉइंट था इसको क्या बोला था अपन लोगों ने, एडीएफ बोला था। और ये जो पॉइंट था इसको क्या बोला था, एडीपी बोला था, यानी कि प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। और यहां पर हमने बात करी थी कि इसकी फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड की बात करी थी। और ये जो पोर्शन था, यहां पर भी पोर्शन क्या था हमारा, ईएफ था। और ये पोर्शन बेसिकली क्या रिफ्लेक्ट करता था, ये रिफ्लेक्ट करता था आपका क्या, डेफिशिएंट डिमांड को। किसको रिप्रेजेंट करता था, आपकी डेफिशिएंट डिमांड को यहां पर रिप्रेजेंट करता था। तो क्या कहता है, जो ये वर्टिकल डिफरेंस है किसके बीच में, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड के बीच में और फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड के बीच में, वो क्या है हमारा, ईएफ है। और इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, इसको हम लोगों ने बोल दिया क्या, एक्सेस डिमांड। क्या बोला हम लोगों ने इसे, एक्सेस डिमांड के नाम से इसको बताया, राइट। अब एक्सेस डिमांड जो है वो जनरली क्यों होती है एक इकोनॉमी के अंदर, यानी कि क्या कारण है, किन कारणों की वजह से आपको एक्सेस एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलती है, राइट। सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एक्सेस एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो आप सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जो एक्सेस एग्रीगेट डिमांड है वो क्यों होने वाली है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग, देखो एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और जब लोग ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को मांगेंगे तो उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, कि लोगों के जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो क्या हो चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या करना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं, यानी कि लोगों की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है, राइट। क्लियर है इतनी बात। तो इंक्रीज होगा अगर लोगों की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर, तो जब लोगों की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं लोगों की जो प्रोपेंसिटी टू सेव है वो क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो जब लोगों की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ने वाली है और प्रोपेंसिटी टू सेव कम होने वाली है, तो लोग क्या करने वाले हैं, ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं किसके ऊपर, गुड्स के ऊपर। और जब गुड्स के ऊपर वो ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो वहां पर सिचुएशन अराइज होने वाली है किसकी, एक्सेस डिमांड की, किसकी, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड की, राइट। सेकंड थिंग क्या हो सकता है, राइट, इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीमेंट होना। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर भी क्या हो रहा है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर भी क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। और जब ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होंगे तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है मार्केट के सेंटिमेंट्स को लेकर, राइट। बहुत ज्यादा है, बिजनेस को उम्मीदें हैं कि जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा कमाया जा सकता है। और प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए क्या सिचुएशन रहने वाली है कि जो डिमांड है उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, या फिर डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा इकोनॉमी के अंदर। तो क्या कहता है, कहता है जो कॉजेस ऑफ एक्सेस डिमांड और ऑलवेज या फिर और ऑलमोस्ट अपोजिट टू द डेफिशिएंट डिमांड। तो जनरली अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों को पता है डेफिशिएंट डिमांड के अंदर क्या होता है, लोग कम से कम पैसा खर्च करना चाहते हैं, कम से कम गुड्स को कंज्यूम करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि लोग क्या करना चाहते हैं, जो प्रोपेंसिटी टू सेव है उस प्रोपेंसिटी टू सेव को बढ़ाना चाहते हैं और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कम कर देता है, किसके केस में, डेफिशिएंट डिमांड के कॉन्सेप्ट में। तो यहां पर जो चीजें आप लोगों ने कहां पर पढ़ी थी, जो आप लोगों ने पढ़ी है किसके अंदर, डेफिशिएंट डिमांड के अंदर। डेफिशिएंट डिमांड के जो पॉइंट्स है उनका जस्ट अपोजिट है आपका क्या, एक्सेस डिमांड। क्या है आपका, एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड क्या बोलता है, राइट, एक्सेस डिमांड क्या बोलता है, एक्सेस डिमांड बोलता है कि एक्सेस डिमांड बेसिकली अपोजिट है किसके, आपके डेफिशिएंट डिमांड के, राइट। देयर आर टू प्रिंसिपल कॉजेस ऑफ एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। जो आपकी एक्सेस एग्रीगेट डिमांड होती है, अगर मैं 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करूं या फिर 3 सेक्टर या फिर 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात करता हूं, तो अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करता हूं तो 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमारे कौन कौन रहने वाले हैं, एक तो हमारे पास रहने वाले हाउस होल्ड्स, और दूसरा हमारे पास क्या रहने वाला है, दूसरा हमारे पास रहने वाला है फर्म्स। क्या रहने वाला है हमारे पास,
एक तो हाउस होल्ड होगा और दूसरा हमारे पास क्या होने वाला है, फर्म्स होने वाली है। तो अगर मैं हाउस होल्ड और फर्म्स के पर्सपेक्टिव से सोचता हूं तो यहां पर क्या होने वाला है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर तो कहता है दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या है, इंक्रीज इन द प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि सी, राइट, किसकी बात कर रहा है, सी। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ने वाले हैं, राइट। इसका मतलब क्या है, कहता है दिस में अकर्स ओइंग टू इंक्रीज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और डिक्रीज इन द प्रोपेंसिटी टू सेव। तो यहां पर क्या होगा, कहता है यहां पर हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा किसके अंदर, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं। और डिक्रीज देखने को मिलेगा किसके अंदर, प्रोपेंसिटी टू सेव के अंदर, लोग जो है कम से कम पैसा जो है वो क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, राइट। तो क्या कहता है, इन कंट्रीज लाइक इंडिया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हैज टेंडेड टू राइज ओइंग टू अ हायर डिग्री ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस इफेक्ट, राइट। तो इंडिया के अंदर क्या हुआ है, तो कहता है इंडिया जो है कैसी कंट्री है, आप लोगों को पता है इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्री के सिनेरियो के केस में तो क्या बोला गया, इन कंट्रीज लाइक इंडिया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हैज टेंडेड टू राइज, राइट, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज की कंट्री है, ग्रो कर रही है चीजें यहां पर, और जब चीजें ग्रो करेगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहते हैं, एक्सपेंडिचर करना चाहेंगे। तो यहां पर क्या बोला जाता है कि कंट्रीज जैसे कि इंडिया से वहां पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ हायर डिग्री ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, राइट। लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों के ऊपर पैसा खर्च करना चाह रहे हैं उसकी वजह से, राइट। द पुअर ट्राई टू स्पेंड मोर टू लिव लाइक द रिच, राइट। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है, दिखाना, किसी को दिखाना कि भाई हम जो है वो ज्यादा बेहतर लाइफ जी सकते हैं। यानी कि इंडिया के अंदर ज्यादातर क्या है, कहता है यहां पर लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम जो है वो ज्यादा बेहतर लाइफ जो है वो जी सकते हैं। इसका मतलब क्या, कम से कम इनकम भी है तो भी वो ज्यादा से ज्यादा शो करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो है वो ज्यादा से ज्यादा इनकम है, कैसे, ज्यादा से ज्यादा गुड्स को कंज्यूम करके या फिर ज्यादा से ज्यादा गुड्स को परचेज करके, राइट। तो यहां पर क्या कहता है, कहता है ये जो पुअर है वो भी क्या कोशिश करते हैं, कहता है वो भी ज्यादा से ज्यादा पैसे को क्या करना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं। और वो ज्यादा से ज्यादा पैसे को क्यों खर्च करना चाहते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रिच दिख सके और वो लोगों को बता सके कि भाई हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा पैसा है, इस पर्सपेक्टिव से। क्लियर है। सेकेंड बात क्या कहता है, कहता है और क्या रीजन हो सकता है हमारी जो एक्सेस एग्रीगेट डिमांड है इसके बढ़ने का, राइट। तो सेकंड कहता है जो आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो भी क्या करने वाले हैं, इंक्रीज करने वाले हैं। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया आई। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जनरली किसके द्वारा किया जाता है, तो आप लोगों को पता है कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली किसके द्वारा की जाएगी, फर्म्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाएगी, राइट। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर जो मार्केट है वो आपकी क्या रहने वाली है, बुलिश रहने वाली है। यानी कि मार्केट को ऐसा लगता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो गुड्स को क्या करने वाले हैं, कंज्यूम करने वाले हैं। और जब गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करने वाले हैं इसका मतलब जो है जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो यहां पर क्या बोलता है, दिस में ऑकर ओइंग टू बुलिश बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, राइट, कि हमारा जो बिजनेस है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करने वाला है, बढ़ने वाला है। इस पर्सपेक्टिव से बिजनेस एक्सपेक्टेशंस आर बुलिश व्हेन द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट हाई रिटर्न्स फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट, राइट। तो यानी कि यहां पर जो आपका प्रोड्यूसर है ना, वो प्रोड्यूसर क्या करने वाला है, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता है किससे, मार्केट से, कि भाई अभी जितना भी वो इन्वेस्ट करेगा उसके मुकाबले उसको रिटर्न जो है वो बहुत ज्यादा मिलने वाली है। यानी कि रिटर्न जो है वो उसकी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। उसके पर्सपेक्टिव से यहां पर बोला जाता है। तो क्या कहता है, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस आर बियरिश व्हेन द प्रोड्यूसर डू नॉट एक्सपेक्ट हायर रिटर्न्स फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट, राइट। तो सीधी सी बात है, सोचो खुद, देखो एक बात, कहता है लोगों अगर एक्सेस डिमांड होगी तो एक्सेस डिमांड का मतलब क्या, लोग जो है ज्यादा से ज्यादा गुड्स को मांग रहे हैं। और जब ज्यादा से ज्यादा गुड्स को मांगा जाएगा तो जो उसके बदले में जो फर्म्स है वो क्या करने वाली है, उस चीज को फुलफिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और जब वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस जो है वो लोग क्या करने वाले हैं, मार्केट से करने वाले हैं, लोगों से डिमांड करने वाले हैं। इसके अपोजिट अगर मैं बात करता हूं तो क्या बोलता है, अगर बेयरिश सिचुएशन रहेगी, राइट, कैसी सिचुएशन रहेगी, बेयरिश सिचुएशन रहेगी, तो इस सिचुएशन के अंदर जो प्रोड्यूसर है वो क्या करना चाहेगा, प्रोड्यूसर कम से कम इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, क्योंकि यहां पर उसकी जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। क्लियर है इतनी बात? जी सर क्लियर है। अगर आप लोग को इतनी बातें समझ में आ रही है और आप लोग समझ पा रहे हैं जो भी मैं आप लोगों को समझाना जा रहा हूं, और आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा, राइट। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है अगर मैं ओपन इकोनॉमी की बात करता हूं
राइट। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जहां पर आपकी गवर्नमेंट है तो वहां पर कुछ एडिशनल कॉजेज हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ती है। अब गवर्नमेंट आ गई। अब सोचो पहले क्या था, टू सेक्टर इकोनॉमी थी। टू सेक्टर इकोनॉमी को हमने क्या बोलते हैं, जनरली हम लोग बोलते हैं उसे प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी। जब प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट था तो उसके अंदर हमारे पास क्या थी, सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड्स थे और दूसरा फर्म्स थी। तीसरा क्या हुआ, अब हमारे पास उठकर आ गई क्या, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट आएगी तो उस किन कारणों की वजह से जो आपकी डिमांड है वो क्या आ जाती है, एक्सेस हो जाती है। तो वो बोलता है, कहता है इन द ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट देयर आर फॉलोइंग एडिशनल कॉजेस ऑफ एक्सेस डिमांड। ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आपकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक्सेस में हो जाती है। और वो क्या हो सकता है, तो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो आप लोगों ने एक चीज समझनी है, क्या समझना है आप लोगों ने, कि एक्सेस डिमांड क्यों होगा। ध्यान से समझ लो। एक्सेस डिमांड को अगर मैं समझने की कोशिश करूंगा तो दो पर्सपेक्टिव से समझूंगा। एक, सबसे पहले मैं समझने की कोशिश करूंगा क्लोज्ड इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। दूसरा मैं समझने की कोशिश करूंगा ओपन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। कैसे समझने की कोशिश करूंगा, ओपन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करूंगा। अब ओपन इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, राइट। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा थर्ड सेक्टर इकोनॉमी की, और थर्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले आएगा गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की बात होगी तो गवर्नमेंट क्या करने वाली है, अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाने वाली है। गवर्नमेंट क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहेगी। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन यहां पर करेगी, किसकी, गुड्स की, राइट। आप लोगों को पता है ये बात। तो यहां पर क्या रहता है, तो कहता था गवर्नमेंट में इंक्रीज इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर owing to expanding commitments for the development as well as welfare projects in the economy। और गवर्नमेंट क्यों करती है एक्सपेंडिचर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या किया जा सके, भला किया जा सके, सोसाइटी का वेलफेयर किया जा सके। इस पर्सपेक्टिव से जो आपकी गवर्नमेंट है वो क्या करने वाली है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करने वाली है। और जब ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर आपके गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो सेकंड रीजन क्या रहता है एक्सेस एग्रीगेट डिमांड का, तो ये बोला गया कि एक्सेस एग्रीगेट डिमांड हो सकती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी होना, बढ़ाव होने की वजह से भी आपका क्या हो सकता है, एक्सेस डिमांड देखी जा सकती है। क्योंकि यहां पर जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाने का मतलब क्या है कि वो अपनी कमिटमेंट्स जो है सोसाइटी के प्रति, राइट, सोसाइटी के प्रति जो उसकी कमिटमेंट्स है, किसके लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, और साथ ही साथ में सोशल वेलफेयर करने के लिए लोगों का, उसको क्या करने वाली है, इंक्रीज करने वाली है, बढ़ाने वाली है। नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है, अब हमारा आ जाएगा फोर्थ सेक्टर। और फोर्थ सेक्टर का मतलब है कि हमारा आ जाएगा एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारा आने वाला है। और जब हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आने वाला है तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर हम बात करने वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, राइट। अब ध्यान से समझो, अब ग्रोथ होगी, राइट। अब प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं तो इंपोर्ट क्या होने वाले हैं, हमारे इंपोर्ट हमारे बढ़ने वाले, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। और जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो कम होने वाले हैं। यानी कि हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज्यादा एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं विद इन, तो हम कम से कम एक्सपोर्ट करने की, कम से कम इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करने वाले हैं। तो यहां पर क्या बोला जाता है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट होने वाला है। यानी कि एक्सेस एग्रीगेट डिमांड के केस के अंदर आपका जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है वो क्या होने वाले हैं, इंक्रीज होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं इस सिनेरियो के अंदर। तो क्या कहता है, कहता है दिस इज मेजरली ओइंग टू अ लोअर डोमेस्टिक प्राइसेस इन रिलेशन टू द इंटरनेशनल प्राइसेस, राइट। क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस के, इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस के बजाय, राइट, जो हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस की अगर बात की जाए वो क्या हो जाएंगे, हमारे कम हो जाएंगे। तो इसकी वजह से होगा, जब हमारी डोमेस्टिक प्राइसेस कम होने वाला है तो इसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, ज्यादा चीजें बाहर की मार्केट के अंदर बेच पाएंगे। वो बात यहां पर बोली गई है। सेकंड क्या कहता है, डिक्लाइंस इन द इंपोर्ट, राइट। कम से कम चीजें हम बाहर से क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट करने वाले हैं। कम से कम चीजें जो हम बाहर से क्या करके आने वाले हैं, लेके आने वाले हैं। और यहां पर क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। कहता है फॉल इन द इंपोर्ट ड्यू टू हायर इंटरनेशनल प्राइसेस कंपेयर्ड विद द डोमेस्टिक प्राइसेस, राइट। अगर मैं डोमेस्टिक प्राइसेस की बात करूं और मैं इंटरनेशनल प्राइसेस की बात करूं तो इंटरनेशनल प्राइसेस जो होंगे वो जनरली ज्यादा रहने वाले हैं, राइट, एज कंपेयर टू द डोमेस्टिक प्राइसेस। डोमेस्टिक प्राइसेस के पर्सपेक्टिव से जो हमारे इंटरनेशनल प्राइसेस है वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। और जब हमारे इंटरनेशनल प्राइसेस ज्यादा हो गए और डोमेस्टिक प्राइसेस हमारे कम है तो इसकी वजह से जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सेल्फ मेड प्रोडक्ट को ही परचेज करना प्रेफर करने वाले हैं
ये बात बोली गई है। आगे क्या कहता है, कट इन द टैक्स रेट्स, राइट। गवर्नमेंट क्या कर देगी, टैक्स रेट के अंदर क्या कर देगी, कमी कर देगी, राइट। इसकी वजह से जो लोगों के डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब लोगों के डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या करना चाहेंगे, स्पेंड करना चाहेंगे। और जब ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा पैसे को स्पेंड किया जाएगा, उस स्पेंड की वजह से क्या होने वाला है, बोलो, उस स्पेंड की वजह से जो आपकी डिमांड है वो क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। और वहां पर फिर कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका एक्सेस डिमांड का, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड का, राइट। तो क्या कहता है, फॉल इन द टैक्स रेट लेवल लीव्स हायर डिस्पोजेबल इनकम विद द पीपल। इसका मतलब लोगों के पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम रहेगी और ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे और इसकी वजह से कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा एक्सेस एग्रीगेट डिमांड का। किसका कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट यहां पर आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है इतनी बात? जी सर। आई होप आप सब लोगों को एक्सेस एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एक्सेस एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या कहता है। अब एक्सेस एग्रीगेट डिमांड की वजह से समस्या क्या क्या आती है यह भी समझना जरूरी है कि अगर मैं एक्सेस एग्रीगेट डिमांड की बात करता हूं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, एक इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है अगर एक्सेस एग्रीगेट डिमांड की बात की जाए। तो क्या कहता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस एग्रीगेट डिमांड, 3 क्रिटिकल सिचुएशंस इन द इकोनॉमी। 3 समस्या एक इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलती है अगर एक्सेस एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो क्या कहता है, सबसे पहले क्या है, कहता है सर एक्सेस डिमांड लीड्स टू 3 क्रिटिकल सिचुएशंस इन द इकोनॉमी एज अंडर्स। और ये सिचुएशंस आपको इकोनॉमी के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। सबसे पहले क्या आने वाला है, इन्फ्लेशनरी गैप देखने को मिलेगा, यानी कि इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा और यहां पर एक स्पाइरल जनरेट हो जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर। इन्फ्लेशन यानी कि चीजें जो है वो महंगी होने वाली है, राइट। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब जनरली क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है व्हेन जो आपकी गुड्स है वो क्या हो जाए, महंगी हो जाए, राइट। और इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, जो जनरली जो मनी वैल्यू है वो मनी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट। और चीजें जो हो जाती है ओवरऑल क्या हो जाती है, आपकी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो क्या कहता है, अब एक्सेस डिमांड है तो एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होगा, देखो क्या कहता है, एक्सेस डिमांड कॉजेस इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी, राइट। इन ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड द लेवल ऑफ आउटपुट डज नॉट राइज, राइट। अब देखो रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है तो हमारा आउटपुट तो बढ़ा नहीं, आउटपुट हमारा क्या रहने वाला है, देखो यहां पर आउटपुट हमारा रहेगा कांस्टेंट, राइट। आउटपुट क्या रहने वाला है, हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। अब आउटपुट मेरा कांस्टेंट है, क्लियर है मेरी बात। अब आउटपुट तो कांस्टेंट है लेकिन लोगों के द्वारा जो डिमांड है वो डिमांड जो है वो क्या हो चुकी है, एक्सेस हो चुकी है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। आउटपुट कांस्टेंट रहा लेकिन एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दी गई या फिर एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ गई। तो अब क्या होने वाला है, तो कहते हैं इनफैक्ट इट कैन नॉट राइज बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स आर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड। और यहां पर ये रीजन नहीं है, कहता है यहां पर ये रीजन नहीं है कि आउटपुट को इसलिए नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि वहां पर स्कोप नहीं है, राइट। कहता है ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर जो हमारी पूरी के पूरे रिसोर्सेज है वो फुली यूटिलाइजेशन हो चुके हैं, इससे ज्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज यहां पर नहीं किया जा सकता है, ये रीजन है कहता है। तो क्या कहने वाला है, कहता है एंड टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। यहां पर क्या मानेंगे अपन लोग कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी कैसे रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। और सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो फुली क्या हो चुके हैं, यूटिलाइज हो चुके हैं। उसके बावजूद क्या हो रहा है कि इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड की समस्या आ रही है, राइट। सारे के सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड है, एक्सेस डिमांड की समस्या फिर देखने को मिल रही है। तो क्या कहता है, आउटपुट लेवल रिमेन्स द कांस्टेंट, जो आपका आउटपुट लेवल कांस्टेंट रहने वाला है कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट। ऑन द अदर हैंड एक्सेस डिमांड जनरेट प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। और एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होने वाला है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा अगर हम रिसोर्सेज को यूज करने की कोशिश करेंगे, राइट। पहली बात किया नहीं जा सकता, अगर करने की कोशिश करेंगे तो जो हमारे रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज के ऊपर क्या पड़ने वाला है, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है। तो कहता है अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेंड टू राइज, और इसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी, विच लीड्स टू राइज इन द जनरल प्राइसेस लेवल, और जिसकी वजह से जो प्राइसेस है, प्राइसेस का जो लेवल है, पहले जो चीज 10 रुपए में मिल रही थी अब वही चीज हमें 20 रुपए की मिलने वाली है। और इसी तरह से जो प्राइस है वो क्या होने वाला है, ओवरऑल बढ़ने वाला है, इंक्रीज होने वाला है।
किसके अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर। तो क्या कहता है, केन्स आइडेंटिफाइज द सिचुएशंस एज इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। और केन्स ने कैसे डिफाइन किया इसे, दिस इज बेसिकली सिचुएशंस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। कैसे सिचुएशन है, इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है एक इकोनॉमी के अंदर, ये क्लियर है। अब इस पूरी की पूरी चीज को हम क्या कर लेते हैं, निचोड़ के तौर पर देख लेते हैं कि क्या कहती है ये सारी की सारी चीजें। तो यहां पर बोलता है सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड होगी। तो एक्सेस एग्रीगेट डिमांड की वजह से क्या होगा, प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। अब जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज के ऊपर क्या करने वाला है, प्रेशर पड़ने वाला है, राइट। तो क्या कहता है, प्रेशर ऑफ डिमांड, राइट। उस प्रेशर, उस डिमांड का क्या होगा, प्रेशर जनरेट होने वाला है किसके ऊपर, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के ऊपर, उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से आपके जो जनरल प्राइस लेवल है उनको भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और जब आपके जनरल प्राइस लेवल तो बढ़ गया, लेकिन आपका जो आउटपुट है वो क्या रहने वाला है, कॉन्स्टेंट रहने वाला है, बिकॉज आपके जो रिसोर्सेज है वो ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड है, पूरी तरह से आपके रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज हो चुके हैं। तो एक्सेस एग्रीगेट डिमांड क्या बोलती है, यहां पर ये बोला गया कि एक्सेस एग्रीगेट डिमांड बोलती है कि जो आपका प्रेशर है, राइट, किसके ऊपर, डिमांड, राइट, प्रेशर ऑफ डिमांड जो है किसके ऊपर, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के ऊपर, वो बढ़ने वाला है। और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से आपसे आपका जो जनरल प्राइस लेवल है वो बढ़ेगा। और जब आपका जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा लेकिन आपका जो आउटपुट है वो क्या होने वाला है, कॉन्स्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपके सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो फुली तरह से क्या हो चुके हैं, यूटिलाइज हो चुके हैं एक इकोनॉमी के अंदर। क्लियर है इतनी बात? जी सर, इतनी बातें हमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। अब इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे मेजर किया जाता है, हम कैसे निकाल सकते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो क्या कहता है, इन्फ्लेशनरी गैप इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सेस डिमांड। वी कैन से दैट इन्फ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू एक्सेस डिमांड और एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। तो इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या है, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड आप लोगों का, राइट। तो कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप इज मेजर्ड एज दी, राइट, इन्फ्लेशनरी गैप कैसे मेजर किया जाता है, इट इज बेसिकली मेजर्स एज द डिफरेंस बिटवीन दी planned aggregate demand which is beyond full employment level and aggregate demand that correspond to the full employment level। अगर आपसे मैं बोलूं कि आपको इन्फ्लेशनरी गैप निकालना है, हाउ यू विल मेजर द इन्फ्लेशनरी गैप, तो आप बोलोगे इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो आपका मेजर करता है आपकी एक्सेस डिमांड को। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप माइनस एक्सेस डिमांड और एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। तो इन्फ्लेशनरी गैप बेसिकली एक डिफरेंस है किसके बीच में, आपके राइट एग्रीगेट डिमांड के बीच में, जो कि आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो है, राइट, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, और व्हेन it is basically a difference between the planned aggregate demand which is beyond your full employment level and aggregate demand जो correspond करती है आपकी full employment level, यानी कि full employment level पर जो आपकी aggregate demand है और planned level पर जो आपकी aggregate demand है, इन दोनों के बीच का जो difference है वो आपका क्या कहलाता है, इन्फ्लेशनरी गैप कहलाता है। क्या बोला जाता है इसे, इन्फ्लेशनरी गैप के तौर पर इसे जाना जाता है। अगेन इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगेन वही सिचुएशन आ गई, ये हमारी सिचुएशन है एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड की, यानी कि प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड की, और ये आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड है। कैसा है ये, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड है। अगेन यहां पर जो ये पॉइंट EF रहने वाला है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है आपका, ये एक पॉइंट E है और एक पॉइंट F है, और ये जो पॉइंट EF रहने वाला है, इस EF पॉइंट को बोला जाएगा आपका क्या, इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोला जाएगा इसको, इन्फ्लेशनरी गैप के तौर पर बताया जाएगा कि ये क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप। तो क्या बोला गया, इन्फ्लेशनरी गैप आपकी क्या है, एक्सेस डिमांड है, और एक्सेस डिमांड क्या है यहाँ पर आपकी ये रही, और एक्सेस डिमांड को यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट किया आपने, EF से किया। किससे किया, EF से किया। तो यहाँ पर क्या बोला, इन्फ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू एक्सेस डिमांड, राइट। क्लियर है इतनी बात, यानी कि फुल रिसोर्सेज इंप्लॉयमेंट के ऊपर जो एक्सेस डिमांड है और मेरे प्यारे बच्चों जो प्लान्ड आउटपुट लेवल पर जो आपकी एक्सेस डिमांड है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका इन्फ्लेशनरी गैप कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, इन्फ्लेशनरी गैप कहलाता है। इन्फ्लेशनरी गैप जो है उसे बोला जाता है, राइट। एक आपके पास क्या आता है, स्टैटिक जीडीपी। क्या आता है, स्टैटिक जीडीपी। और स्टैटिक जीडीपी का मतलब है, राइट, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो स्टैटिक जीडीपी जो है वो भी एक रीजन है। तो क्या बोलता है, व्हेन even when the level of aggregate demand is higher than its full employment level, the level of GDP does not rise, it remains static. It is a situation when higher demand fails to generate higher GDP in the economy. कहने का मतलब क्या है, डिमांड तो ज्यादा है, ध्यान से समझ लो, आपकी जो डिमांड है वो तो क्या रहने वाली है, ज्यादा रहने वाली है, लेकिन इस डिमांड की वजह से आपकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसके ऊपर कोई भी
चेंजेस नहीं आएंगे, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि आपकी जो जीडीपी है वो क्या रहने वाली है, यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाली है, आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, कहता है इवन व्हेन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज हायर, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड क्या हायर है, कब, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, लेकिन जो लेवल ऑफ जीडीपी है वो फिर भी राइज नहीं करेगा, वो फिर भी क्या रहने वाला है, स्टैटिक रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। और ये बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जब हायर डिमांड जो है वो फेल करेगी जनरेट करने के लिए आपकी एक्सेस या फिर हायर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक इकोनॉमी के अंदर। और ये जनरली ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयड, देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज अपन लोग क्या कर लेते हैं, फुली एम्प्लॉय कर लेते हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन हो जाता है, और रिसोर्सेज का एडिशन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है इकोनॉमी के अंदर, यानी कि और ज्यादा रिसोर्सेज को हम लोग एक इकोनॉमी के अंदर क्या नहीं कर सकते, ऐड ऑन नहीं कर सकते। इस पर्सपेक्टिव से ऐसा होता है। और इसको अगेन दिखाया जाएगा यहां पर किससे, ईएफ से दिखाया जाएगा, किसको, स्टैटिक जीडीपी को। क्या बोलता है, इट शोज दैट द इक्विलिब्रियम जीडीपी रिमेन्स कांस्टेंट एट ओएल, राइट। जो आपका क्या बोला जाता है, जो इक्विलिब्रियम जीडीपी है वो कांस्टेंट रहता है, कैसे, ओएल, एंड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इवन व्हेन एडी शिफ्ट फ्रॉम एडीएफ टू एडीपी, देन जीडीपी अनइम्पैक्टेड बाय द एक्सेस डिमांड। यानी कि यहां से, राइट, एडीएफ से आपका अगर आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो एडीएफ से यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट से शिफ्ट भी हो जाए किसके ऊपर, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड के ऊपर, तब भी आपका जो जीडीपी है वो क्या रहता है, कहता है आपका जो जीडीपी रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। जीडीपी के ऊपर किसी भी तरह का चेंज नहीं आने वाला है, चेंज आपको देखने को नहीं मिलने वाला है इस सिनेरियो के अंदर। क्लियर है इतनी बात? जी सर क्लियर है इतनी बात। क्या आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई? जी सर समझ में आ गई। अब हम कुछ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं और कुछ पॉइंट्स यहां पर आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर रहने वाले हैं। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहले क्या कहता है, व्हेन वी से जीडीपी रिमेन कांस्टेंट वी आर रेफरिंग टू द रियल जीडीपी। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम, दो टाइप की जीडीपी होती है, एक हमारे पास होती है रियल जीडीपी और एक हमारे पास होती है बेटा क्या, नॉमिनल जीडीपी। क्या होती है हमारे पास, एक हमारे पास रियल जीडीपी होती है और एक हमारे पास होती है नॉमिनल जीडीपी, राइट। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों ने याद है जब रियल जीडीपी और नॉर्मल जीडीपी को आप ऐसा समझिए, अगर आपने रियल फ्लो, राइट, और आप लोगों ने क्या पढ़ा है, रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो, अगर आप लोगों ने ये पढ़ा तो आप लोगों को पता होगा कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। तो जीडीपी को जब मैं गुड्स के फॉर्म में दिखाता हूं तो उसको बोला जाता है रियल जीडीपी, और जब मैं उसको किसके फॉर्म में दिखाऊंगा, मनी के पर्सपेक्टिव में दिखाता हूं तो उसको बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी। तो कहता है नोट द नॉमिनल जीडीपी। तो यहां पर जीडीपी जो है, ये जो कांस्टेंट जीडीपी की बात हो रही है, तो ये किसके रेफरेंस पे उसको बताया जा रहा है, रियल जीडीपी के कॉन्सेप्ट में बताया जा रहा है या फिर रियल जीडीपी के साथ जोड़कर बताया जा रहा है। यहां पर नॉमिनल जीडीपी की बात नहीं हो रही है। तो यहां पर क्या बोलता है, इन अदर वर्ड्स वी आर रेफरिंग टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। किसकी बात कर रहे हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस की बात कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? किसकी बात होती है यहाँ पर, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस की बात होती है, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, इसकी बातें हो रही है। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, नोट जीडीपी एट द करंट प्राइसेस, राइट। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस की बात हो रही है या फिर जीडीपी एट करंट प्राइसेस या फिर मार्केट प्राइसेस की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। आगे क्या कहता है, कहता है द फैक्ट दैट एक्सेस डिमांड लीड्स टू अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इंप्लाइज दैट जीडीपी एट करंट प्राइसेस विल राइज, राइट। क्या कहता है, हमें ये लोग कहते हैं ये पता है, कहता है हमें ये पता है, राइट, कि जो एक्सेस डिमांड है उसकी वजह से क्या हो रहा है, राइस हो रहा है जनरल प्राइस लेवल के अंदर, राइट। ज्यादा डिमांड होगी तो उसकी वजह से जो प्राइस लेवल है, जो प्राइस है वो भी क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। और इसका मतलब क्या है कि आपकी जीडीपी एट करंट प्राइसेस जो है ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से एक ऐसी सिचुएशन अराइज होगी, किसकी सिचुएशन अराइज होगी, राइट। कहता है इसकी वजह से सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड की सिचुएशन के अंदर जो क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी एक इकोनॉमी के अंदर, ये क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। दो द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एट द करंट प्राइस टेंड्स टू राइज, हो सकता है कि जो मार्केट प्राइसेस है वो क्या, मार्केट वैल्यू जो है गुड्स एंड सर्विसेज की वो इंक्रीज हो जाए। लेकिन यहां पर क्या बोला जाता है, जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जा रही है कांस्टेंट प्राइसेस के अंदर या कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर, वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, वो कम या ज्यादा नहीं होने वाली है एक इकोनॉमी के अंदर। क्लियर है इतनी बात? जी सर क्लियर है और हमें बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गया। अब एक और फटाफट से समझ लेते हैं, एक जिस तरह से हमने इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में समझा, उसी तरह से कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास डिफ्लेशनरी गैप का।
किसका कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, डिफ्लेशनरी गैप का। अब आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप क्या बोलता है। सबसे पहले समझेंगे मीनिंग कि दोनों का मतलब क्या होता है, कि इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या है और डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या है। दूसरा रीजंस क्या है इन्फ्लेशनरी गैप के लिए और डिफ्लेशनरी गैप के लिए, और तीसरा इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है एक इकोनॉमी के अंदर, राइट। एक इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट इसका देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं किसकी, इन्फ्लेशनरी गैप, और इन्फ्लेशनरी गैप का मीनिंग जो है उसको बताता हूं। तो क्या कहता है, इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब है व्हेन इन एन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई at full employment level, the demand is said to be an excess demand and the gap is called inflationary gap। तो यहां पर क्या बोला कि जब आपकी एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है एक इकोनॉमी के अंदर, तो कहता है when in an economy aggregate demand exceeds aggregate supply, कब, एट फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सारे के सारे रिसोर्सेज जो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, एम्प्लॉयड हो चुके हैं, यूज हो चुके हैं, राइट। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर कहता है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी, और यहां पर जो ये गैप होगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में, इसको बोला जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। तो हमने ये बोला कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की ही बात यहां पर हो रही है। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब है कि जो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, और जब आपकी एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो उसका जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है आपका इन्फ्लेशनरी गैप। वहीं पर अगर मैं डिफ्लेशनरी गैप की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है, व्हेन इन एन इकोनॉमी aggregate demand falls short of the aggregate supply at full employment level, the demand is said to be a deficient demand and the gap is known as deflationary gap। यानी कि पहले सिनेरियो के अंदर हमारी एग्रीगेट डिमांड जो थी वो एग्रीगेट सप्लाई से क्या थी, ज्यादा थी। किस लेवल पर, एट फुल एम्प्लॉयमेंट। कब, एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो एट फुल एम्प्लॉयमेंट व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज द सिचुएशन ऑफ, बोलो किसकी सिचुएशन है ये, इन्फ्लेशनरी गैप। किसकी सिचुएशन है, दिस इज सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। वेयरएज ऑन द अदर हैंड इफ एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप। किसकी सिचुएशन है ये, डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन रहने वाली है। डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन ये जनरली होती है। क्लियर है इतनी बात। अब इसके कारण क्या है, रीजन क्या है, वाई दिस बेसिकली हैपन्स, ऐसा जनरली क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन समझ लेते हैं। तो क्या कहता है यहां पर, कहता है यहां पर ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड ड्यू टू राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट। लोगों की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो बढ़ जाती है। सेकंड, इंक्रीज इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड बिकॉज ऑफ द राइज इन द क्रेडिट फैसिलिटी, इंक्रीज इन द पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट डिमांड, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई और इंक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम। एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ती है, क्या रीजन एग्रीगेट डिमांड के हो सकते हैं, व्हाई योर एग्रीगेट डिमांड बेसिकली इंक्रीजेस, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। वो कारण जनरली क्या हो सकता है कि लोगों की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो बढ़ जाए, लोगों की प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो कम हो जाए, राइट। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो क्या है, बढ़ रही है, प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, राइट। डिस्पोजेबल इनकम जो है लोगों की बढ़ रही है, और डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम आफ्टर रिड्यूसिंग द टैक्स, टैक्सेस को कम करने के बाद जो इनकम आती है उसको बोला जाता है डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफ्लेशनरी गैप। तो क्या कहता है डिफ्लेशनरी गैप, बेसिकली क्या होता है, डिक्रीज इन द हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड ड्यू टू फॉल इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहां पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारा यहां पर प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो इस सिनेरियो के अंदर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कब, डिफ्लेशनरी गैप के अंदर। अब जो रीजन थे इन्फ्लेशनरी गैप के, उसके अपोजिट रीजन हो जाएंगे हमारे किसके, डिफ्लेशनरी गैप के। तो यहां पर सेकंड क्या आता है, डिक्रीज इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड बिकॉज ऑफ द फॉल इन द क्रेडिट फैसिलिटी, डिक्रीज इन द पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फोर्थ, डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट डिमांड। फिफ्थ, डिक्रीज इन द मनी सप्लाई और डिक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम। मनी सप्लाई कम हो गया या फिर डिस्पोजेबल इनकम जो है वो लोगों की कम हो जाती है, तो वहां पर सिचुएशन देखी जाती है किसकी, डिफ्लेशनरी गैप की। तो हम लोगों ने क्या समझा कि इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब है कि जब हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, और डिफ्लेशनरी गैप का मतलब है कि जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ज्यादा होने वाली है किससे, एग्रीगेट डिमांड से। लेकिन वो सिचुएशन कब अराइज होने वाली है, फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर जनरली ये सिचुएशन जो अराइज होने वाली है, यानी कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी तब ये अराइज होने वाली है। क्लियर है इतनी बात जी सर। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है,
पहला इंपैक्ट क्या कहता है, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, राइट। जनरल प्राइस लेवल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो आप लोगों को पता है कि सर जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से, तो आपका जो जनरल प्राइस लेवल है वो क्या करने वाला है, बढ़ने वाला है। और डिफ्लेशनरी गैप के अंदर जो आपका जनरल प्राइस लेवल है वो क्या होने वाला है, कम होने वाला है। क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो यहां पर क्या बोला जाता है कि एक्सेस डिमांड गिव्स अ राइज टू द जनरल प्राइस लेवल, आपका जनरल प्राइस लेवल जो है वो यहां पर बढ़ता है। वहीं पर अगर मैं यहां पर बात करता हूं डेफिशिएंट डिमांड की, तो यहां पर जो आपका जनरल प्राइस लेवल है वो क्या होता है, कम होता है, गिरता है। सेकेंड, इफेक्ट ऑन द आउटपुट, राइट। आउटपुट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। तो देखा जाए तो क्या कहता है, एक्सेस डिमांड हैज नो इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ द आउटपुट बिकॉज इकोनॉमी इज फुल एम्प्लॉयड, राइट। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इकोनॉमी काम कर रही है, तो वहां पर रिसोर्सेज का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो पूरी तरह से क्या हो रहे हैं, यूटिलाइज हो रहे हैं। और जब सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं, तो वहां पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं किया जा सकता है किसी भी तरह के रिसोर्सेज का। तो यहां पर क्या बोला गया कि एक्सेस डिमांड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है किसके ऊपर, लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर, क्योंकि यहां पर इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर क्या कर रही है, काम कर रही है, राइट। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं, तो अगर यहां पर बात की जाए तो डेफिशिएंट डिमांड की वजह से अभी क्या है, यहां पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो यहां पर जो हमारी इन्वेस्टमेंट लेवल है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट देखी जा सकती है एक इकोनॉमी के अंदर ड्यू टू फॉल्ट इन द प्लान्ड आउटपुट, क्योंकि प्लान्ड आउटपुट के अंदर क्या देखा गया, कमी देखी गई है। सिंपल सी सेंस में ऐसा समझो, डिफ्लेशनरी गैप के अंदर आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होती है आपकी एग्रीगेट सप्लाई से, राइट। क्या होती है, आपकी एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो जनरली क्या होती है, ज्यादा होती है। आप ऐसे बोल लो कि एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से। और जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, इसका मतलब जो है, राइट, रिसोर्सेज जो है वो ओवर यूटिलाइज्ड है, तो अब रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, कम हो जाएगी। और साथ ही साथ में लोग जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है वो यहां पर निकल कर आएगा, और इसकी वजह से जो आपका प्लान्ड आउटपुट है वो प्लान्ड आउटपुट में भी क्या आएगी, कमी आएगी, गिरावट आएगी, राइट। इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और यहां पर आपकी राइट आउटपुट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहां पर अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूं, देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेट के लेवल के ऊपर कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। ऑल्सो द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एंड हेंस देयर इज नो अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी कि इस सिचुएशन के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप के अंदर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो यहां पर जो रिसोर्सेज है फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कैसी भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे लोग जो है फुली यूटिलाइज रहेंगे, पूरी तरह से उनका क्या किया जाएगा, यूटिलाइजेशन किया जाएगा, उसके अंदर किसी भी तरह की कमी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर क्या होने वाला है, आउटपुट कम हो जाएगा, डेफिनेट सी बात है। लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इंप्लाइज लो लेवल ऑफ आउटपुट। और यहां पर राइट इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो इन्वेस्टमेंट कम होगी तो लोगों को क्योंकि आउटपुट ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, तो जब डिमांड नहीं है सप्लाई ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे। और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो लोगों को भी क्या किया जाएगा, अनएम्प्लॉयड किया जाएगा, जॉब से निकाला जाएगा। तो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है वो देखी जाती है कहां पर, एक इकोनॉमी के अंदर। क्लियर है इतनी बात? जी सर क्लियर है हमें ये बात। अब समझना क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, और अगर इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन आती है एक इकोनॉमी के अंदर, तो इसको अब रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना। तो इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, तो देखो इन्फ्लेशनरी गैप या फिर डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन आती है, या फिर आप ऐसे समझ लो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात है। और अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात एक इकोनॉमी के अंदर हो रही है, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो हमें पता है कि हमारे पास दो इंस्टीट्यूशंस हैं जो बेसिकली इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को क्या करता है, कंट्रोल करते हैं। इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमारी आती है गवर्नमेंट। और अगर मैं गवर्नमेंट की बात करता हूं, तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या लेके आई जाती है, फिस्कल पॉलिसीज लेके आई जाती है, राइट। फिस्कल पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा लेके आई जाती है, क्या करने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। वहीं पर सेकंड अगर मैं बात करता हूं, तो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, किसकी बात होती है, सेंट्रल बैंक ऑफ द इकोनॉमी की बात होती है। और सेंट्रल बैंक ऑफ द इकोनॉमी की अगर मैं बात करता हूं, तो हमारे पास क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी से लेके आता है। क्या लेके आता है, मॉनेटरी पॉलिसी से लेके आता है। और मॉनेटरी पॉलिसी जनरली हमारी दो नेचर की हो सकती है, एक क्वांटिटेटिव नेचर की होती है और एक हमारे पास क्वालिटेटिव नेचर की होती है। तो ये दो तरह की पॉलिसी जो इनके द्वारा क्या की जाती है, लेकर आई जाती है, क्या करने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर है इतनी बात? जी सर क्लियर है। तो अगला कॉन्सेप्ट आता है, ये जो एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है, इसको सही करना है। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कहता है मेजर्स टू करेक्ट
एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, मेजर करने के लिए हमारे पास दो पॉलिसीज है, एक हमारे पास फिस्कल पॉलिसी है और दूसरा हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है। और फिस्कल पॉलिसी जो है वो किसके द्वारा लेके आई जाती है? फिस्कल पॉलिसी जनरली गवर्नमेंट के द्वारा लेके आई जाती है। वहीं पर अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करता हूं तो मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा लेके आई जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लेके आई जाती है। आरबीआई जो है वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज को लेकर आता है एक इकोनॉमी के अंदर, राइट। तो क्या कहता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिक्वायर्स that the situation of excess demand and deficient demands are corrected as fast as possible। देखो एक बात समझ लेना, आज एक इकोनॉमी के अंदर दोनों टाइप की सिचुएशन अच्छी नहीं मानी जाती है। यानी कि अगर एक्सेस डिमांड भी है एक इकोनॉमी के अंदर और डेफिशिएंट डिमांड भी है तो दोनों टाइप की सिचुएशन अच्छी नहीं है। यानी कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से तो वो भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, राइट। वहां पर इन्फ्लेशनरी गैप आएगा। और अगर मान लो एग्रीगेट सप्लाई बहुत ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड के कंपैरिजन में तो भी वहां पर डिफ्लेशनरी गैप आएगा, लोगों को अनएम्प्लॉयड किया जाएगा, निकाला जाएगा जॉब से, तो बहुत सारी समस्या देखने को मिलेगी। तो दोनों टाइप की सिचुएशन जो है वो एक इकोनॉमी के अंदर अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इसको सही करना पड़ेगा, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और इसको रेक्टिफाई किसके द्वारा किया जाता है? राइट, हमारे द्वारा पॉलिसीज लेके आकर, हमारे द्वारा मतलब गवर्नमेंट के द्वारा फिस्कल पॉलिसीज को लेके आके, और जो हमारी आरबीआई है उसके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर आकर क्या किया जाता है? इसको रेक्टिफाई किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। और यहां पर यही बात बोली गई है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेसिकली रिक्वायर सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड क्या कहता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिक्वायर्स दैट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड्स आर करेक्टेड एज फास्ट एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके इसको क्या किया जा सके? रेक्टिफाई किया जा सके, सही किया जा सके। तो हु डज इट? कौन करता है? तो कहता है द गवर्नमेंट डज इट थ्रू इट्स रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट क्या करती है? रेवेन्यू के थ्रू करती है। यानी कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा पैसा को जनरेट करती है और उसको फिस्कल पॉलिसीज के अंदर पढ़ा जाता है। और इसके अंदर हम जनरली क्या पढ़ते हैं? बजट ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गवर्नमेंट बजट जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, और इसको कैसे किया जाता है? इसको बोला जाता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसीज को लेकर आकर, जिसको हम लोगों ने बोला क्या? फिस्कल पॉलिसी। और दूसरा क्या जाता है? किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सेंट्रल बैंक के केस में बात की जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। कैसे करता है वो? डज इट थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। कैसे किया जाता है? उसके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसीज को लेकर आकर, राइट। क्या कहता है? दिस ब्रिंग अस टू द डिस्कशन ऑफ द फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। Let us understand how these policies are used to combat inflationary gap related to the excess demands and deflationary gap related to the deficient demand। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अब ये तो रीजन मैंने बताया कि कैसे कैसे इनको रेक्टिफाई किया जाता है। तो हमने इसके अंदर बात करी फिस्कल पॉलिसीज की और मॉनेटरी पॉलिसीज की। लेकिन फिस्कल पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से किस तरह से एक्सेस डिमांड को या फिर डेफिशिएंट डिमांड के कॉन्सेप्ट को सही किया जा सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं यहां पर। क्लियर है? चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी? राइट, कि हमें हमारी एक्सेस डिमांड को क्या करना है? सही करना है। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? माइंड में ये रखना कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो किससे ज्यादा है? हमारी एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। यानी कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो इसको सही करने के लिए क्या है हमारे पास? देयर आर मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। और हमारे पास क्या है? सबसे पहले फिस्कल पॉलिसीज है, पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरा हमारे पास क्या? मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल बैंक, राइट। अब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, राइट। डिमांड बहुत ज्यादा है, तो डिमांड बहुत ज्यादा है तो डिमांड को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब बहुत ज्यादा डिमांड आ चुकी है मार्केट के अंदर तो डिमांड को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है डिमांड को डिक्रीज करने के लिए? दो चीजें कर सकती है अपने लेवल पर, खुद सोचो। पहला, सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करने वाली है? अगर गवर्नमेंट कंजम्पशन कर रही है, अगर गवर्नमेंट कंजम्पशन कर रही है तो गवर्नमेंट उस कंजम्पशन को कम कर दे, राइट। दूसरा क्या है? लोगों के पास क्या है? डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, इन्फ्लेशनरी गैप है, यानी कि चीजें खरीद सकते हैं लोग, तो लोगों के पास इनकम ज्यादा है, तो लोगों से इनकम को क्या करना पड़ेगा? लेकर आना पड़ेगा। और लेकर आने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा, टैक्सेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्सेस को बढ़ा देगी और अपने कंजम्पशन को, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट कंजम्पशन है, राइट, गवर्नमेंट के द्वारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया रहा है तो उन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कम कर देगी। तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू किस तरह से रेक्टिफाई करने वाली है किसको? एक्सेस डिमांड के कॉन्सेप्ट को। तो उसके लिए वो क्या करने वाली है? सबसे पहले गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करने वाली है और टैक्सेस को क्या करने वाली है? बढ़ाने वाली है। गवर्नमेंट स्पेंड कम करेगी और टैक्सेस को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम हो जाएगी। और जब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम मेरे प्यारे बच्चों कम हो गई तो ऑटोमेटिकली जो इन्फ्लेशनरी गैप था या फिर जो एक्सेस डिमांड थी वो क्या हो जाएगी? रेक्टिफाई हो जाएगी।
सेकंड बात कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी की अगर बात की जाए तो हमारे पास क्या पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक के पास एक हमारे पास क्वांटिटेटिव है और एक हमारे पास क्वालिटेटिव है, राइट। क्वांटिटेटिव बेसिकली नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर्स को। तो गवर्नमेंट यानी कि आरबीआई जो यहां पर क्या करता है, जो आरबीआई की पॉलिसीज होती है, जैसे कि आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, इस तरह के पॉलिसीज को यहां पर इंप्लीमेंट करवाता है। क्या करने के लिए? राइट, अपनी एक्सेस डिमांड के कॉन्सेप्ट को सही करने के लिए। और क्वालिटेटिव के अंदर क्या होगा? क्वालिटेटिव के अंदर बेसिकली सजेशंस रहती हैं कि ऐसा किया जा सकता है, राइट। यहां पर जनरली क्या नहीं किया जाता है, यहां पर नंबर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती है, यानी कि रेट्स वगैरह जो है उसको कम ज्यादा नहीं किया जाता है। तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। कहां पर? मनी के अंदर। मनी एंड बैंकिंग का जो टॉपिक है, मनी एंड बैंकिंग के टॉपिक के अंदर इन टॉपिक्स को बहुत ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी समझा हुआ है हम लोगों ने। और आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाकर वो वीडियो देख लो यार, तब ज्यादा बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा किसका मतलब क्या है। तो अगर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता हूं तो इसके अंदर क्या करेगी? सबसे पहले बैंक रेट्स को बढ़ा दिया। तो अब देखो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा पैसा है मार्केट के अंदर। अब ऐसा समझो कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा इन्फ्यूज है, अब मार्केट से पैसा लेकर आना है। तो पैसा लेके आने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट क्या, यहां पर बैंक क्या करेंगे? बैंक रेट को बढ़ा देंगे, राइट। रेपो रेट को बढ़ा देंगे, सेल ऑफ सिक्योरिटीज को कर देंगे, एलआरआर को यानी कि लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट रेट जो है हमारा, उसको भी क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। देखो होता क्या है, राइट, जनरली क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स को कुछ पोर्शन, राइट, किसका? राइट, अपनी करंट अकाउंट सेविंग्स का, राइट, जो हमारा करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट है उसका कुछ पोर्शन जो है वो क्या करना पड़ता है? आरबीआई के पास क्या करना पड़ता है? जमा करना पड़ता है। और अगर मान लो उस रेट को क्या कर दिया जाए? इंक्रीज कर दिया जाए, उस रेट को बढ़ा दिया जाए, तो अब क्या होने वाला है? डेफिनेट सी बात है कि अब अगर वो रेट बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा पैसा जो है वो बैंक्स को क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। किसके पास जमा करना पड़ेगा? आरबीआई के पास। और जब ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि लोगों को देने के लिए जो बैंकों के पास है, जो कमर्शियल बैंक है, उनके पास पैसा कम रहने वाला है। और जब उनके पास कम पैसा रहने वाला है, इसका मतलब जो ऑटोमेटिकली जो इन्फ्लेशनरी गैप या फिर एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट। तो वो चीज यहां पर बोली गई है। तो यहां पर अगर मैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की बात करूंगा तो यहां पर क्या होगा? सबसे पहले बैंक रेट को बढ़ाया जाएगा, रेपो रेट को इंक्रीज किया जाएगा, सिक्योरिटीज को बेचा जाएगा और एलआरआर को भी बढ़ाया जाएगा। सेल ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, राइट, ये जो जनरली क्या है, ये गवर्नमेंट का बैंक है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बेसिकली बैंक ऑफ गवर्नमेंट, राइट। इसको बैंक ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ये गवर्नमेंट का बैंक है क्योंकि गवर्नमेंट जितने भी एक्सपेंसेस है या फिर गवर्नमेंट की जितनी भी रेवेन्यूज है वो जनरेट होती है, वो सारी की सारी कौन कलेक्ट करता है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और जनरली अगर मैं आरबीआई की बात करता हूं तो आरबीआई क्या करने वाला है? आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिक्योरिटीज को क्या कर सकता है? खरीद और बेच सकता है। अगर वो मान लो सिक्योरिटीज को बेचता है तो सिक्योरिटीज को बेचेगा कब? इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो उसको अगर कंट्रोल करना है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, तो कंट्रोल करने के लिए वो अपनी जो उसके पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है उसको क्या कर देगा? बेच देगा। और जैसे ही वो सिक्योरिटीज को बेच देगा मार्केट के अंदर, तो लोग जैसे ही उस सिक्योरिटीज को परचेस करेंगे, पैसा किसके पास आ जाएगा? आरबीआई के पास आ जाएगा। सेकंड सिनेरियो समझो, जब वो सिक्योरिटीज को क्या करता है? खरीदता है मार्केट से। और जब वो कब करेगा? जब डिफ्लेशनरी गैप है, यानी कि जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? तो अब यहां पर क्या होने वाला है? यानी कि डेफिशिएंट डिमांड है वहां पर। अब ध्यान से समझ लो, यहां पर क्या सिनेरियो रहने वाला है? अब सिक्योरिटीज को खरीद लिया मार्केट से। अब आरबीआई ने क्या करा? सिक्योरिटीज को मार्केट से परचेज करा। और जब सिक्योरिटीज को मार्केट से परचेज करा तो परचेज करने की वजह से क्या होगा? देखो सिक्योरिटीज चलेगी लोगों के पास और लोगों का पैसा आ गया आरबीआई के पास, तो इसकी वजह से क्या होगा? एक्सेस डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? रेक्टिफाई हो जाएगी। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होगा? इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद हमारे जो एडवाइस टू डिस्करेज लैंडिंग, लोगों को कम से कम, जो बैंक है, यानी कि आपको पता है कि जो रेगुलेटर है हमारा वो कौन है? आरबीआई है। आरबीआई बेसिकली क्या करता है? रेगुलेट भी करता है पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर्स को, बैंकिंग सिस्टम को। तो यहां पर क्या किया जाता है? जो आरबीआई है वो रिकमेंडेशन देता है। क्या करता है? हमारी रिकमेंडेशन देता है। किसको रिकमेंडेशन देता है? जो कमर्शियल बैंक्स है, कि कमर्शियल बैंक्स को बोलता है कि कम से कम, ध्यान से समझ लो, कम से कम लोन दो आप लोगों को। और जब कम से कम लोन दोगे तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा। और जब लोगों के पास पैसा ही नहीं जाएगा तो लोग कहां खर्च करेंगे? जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो लोग कहां खर्च करेंगे? और जब लोग खर्च ही नहीं कर पाएंगे तो ये समस्या ही नहीं आएगी ना। क्लियर है? क्रेडिट रैशनिंग करने की कोशिश करता है, राइट। क्या करेगा? क्रेडिट को रैशनाइज करने की कोशिश करता है। और आरबीआई जो है वो जनरली क्या करता है? आरबीआई, मेरे प्यारे बच्चों, जनरल से एक सेंस में समझ लो,
आरबीआई बहुत बार कंट्रोल करने की सिचुएशन करता है गाइडेंस देकर भी, कि वहां पर वो जनरली क्या करता है, गाइड करता है कि बैंकों को क्या करना चाहिए, जिसको बोला गया एडवाइजरी सिचुएशंस, एडवाइस करना, राइट। लेकिन ये एडवाइस जो है वो बैंकों के ऊपर निर्भर करती है कि बैंक उसे फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जनरली बैंक्स करते हैं, क्योंकि बैंकों को जनरली रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई से कोई भी बैंक पंगा नहीं लेना चाहता है। क्यों पंगा नहीं लेना चाहता है? क्योंकि भाई आरबीआई के साथ सब बैंक बना के रखेंगे, तभी तो लंबे टाइम के लिए किसी भी टाइप की समस्या से बचेंगे, क्योंकि आरबीआई कई बार बैंकों के ऊपर पेनल्टीज भी लगा देती है, आप लोगों को पता होगा, राइट। अब डेफिशिएंट डिमांड के अंदर क्या होगा, उसका अपोजिट कर दो, उसका अपोजिट कर दो, राइट। अब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, एग्रीगेट सप्लाई क्या है हमारी, ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से। तो अब मुझे कंट्रोल करना है मेरी डेफिशिएंट डिमांड को। किसको कंट्रोल करना है, डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना है। तो डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी, तो किसके द्वारा लेके आई जाएगी, गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और मॉनेटरी पॉलिसीज की अगर बात की जाए, किसके द्वारा लेके आएगी, सेंट्रल बैंक के द्वारा। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, यानी कि अब मार्केट के अंदर कोई भी गुड्स को परचेज नहीं कर रहा है। अब यानी कि एक ऐसी सिचुएशन है कि लोग मार्केट से गुड्स को परचेज ही नहीं करना चाहते हैं। और जब लोग मार्केट से गुड्स को परचेज ही नहीं करेंगे, इसका मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, या फिर लोग जो है पैसा सेव कर रहे हैं। दो ही चीजें हो सकती है, या तो लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग सेव कर रहे हैं, सेविंग यानी कि प्रोपेंसिटी टू सेव जो वो बढ़ चुकी है, या फिर लोग पैसे को खर्च ही नहीं करना चाह रहे हैं। अब लोगों के पास अगर पैसा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, पैसा मार्केट में भेजना पड़ेगा ना। तो पैसा भेजने के लिए सबसे पहले क्या करेगी, गवर्नमेंट कंजम्पशन करना शुरू करेगी। फिस्कल पॉलिसी की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट सबसे पहले अपनी स्पेंडिंग को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। अपने खर्चे को पहले क्या करेगी, बढ़ाएगी, खर्चा करेगी मार्केट में, राइट। जब खर्चा करेगी मार्केट में तो उसकी वजह से क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगी, कंजम्पशन करने की वजह से एक्सपेंडिचर होगा, और एक्सपेंडिचर होने की वजह से मनी इन्फ्यूज होगा मार्केट के अंदर, राइट। सेकंड बात, टैक्सेस को कम कर देगी। टैक्स कम कर दिया, इसका मतलब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। और जब लोगों के डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी तो डिस्पोजेबल इनकम के बढ़ने की वजह से लोगों की जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी की अगर बात की जाए तो अपोजिट करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर बैंक रेट को कम कर दिया, रेपो रेट को कम कर दिया, एलआरआर को कम कर दिया, और हमारी सिक्योरिटीज को मार्केट से क्या कर लिया, परचेज कर लिया। यानी कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को मार्केट से क्या करा, परचेज करा। और जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को मार्केट से क्या किया जाएगा, परचेज किया जाएगा, तो उसके बाद लोगों के पास क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा। और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग डिमांड करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया, इनकरेज करा लोगों बैंक्स को कि जाओ अब लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा दो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा जाएगा तभी लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करने वाले हैं एक इकोनॉमी के अंदर। और क्रेडिट रेशनिंग जो है उसको क्या कर दिया, विड्रॉ कर लिया। यानी कि क्रेडिट से रिलेटेड कोई भी समस्या है उसको क्या कर दिया, विड्रॉ कर लिया मार्केट से। इस टाइप के सिनेरियो को क्लियर है इतनी बात जी सर। सो आई होप आप लोगों को एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के साथ साथ आप लोगों को एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12th के लिए, इंटरेस्टिंग था, आसान सा टॉपिक था। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।